हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर में एक क्रॉस लगा दिया जाए, इसका मतलब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है? स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है। एन वेक्टर के बारे में हम ज़रा बात करें कि एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। इसके ऊपर कैप से हम समझ पा रहे हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ये जो एन कैप है ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं। और अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी एक प्लेन में है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है, तो जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है, एक जो कि इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड डायरेक्शन में होगा। तो ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा है स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप है एक यूनिट वेक्टर जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है। कुछ थोड़ी सी बातें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, कोई दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्रीज और साइन 0 0 और साइन 180 भी 0। इसीलिए पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ज़ीरो होता है। दूसरी बात, हमें पता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, हम अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें, तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और अगर हम इन आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स की बात करें और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप ये ज़ीरो होते हैं, और आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है। इसे समझने के लिए एक आसान तरीका समझते हैं। मान लीजिए एक सर्कल के अराउंड मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए और यहाँ पे एक जगह लिख लिया आई कैप, दूसरी जगह लिख लिया जे कैप, तीसरी जगह लिख लिया के कैप। हमने इस सर्कल में क्लॉकवाइज चलना है। आई क्रॉस जे तो प्लस के, जे क्रॉस के तो प्लस आई कैप, और के क्रॉस आई तो प्लस जे कैप। तीसरी बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि अगर हमें किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है,
अगर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड करना है, किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है जिसमें जो साइड्स ऑफ वेक्टर्स होंगी वो हमें गिवन है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो उस पैरेललोग्राम की साइड्स की फॉर्म में गिवन है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू देगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू हमारे पास आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इन बातों को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम यहाँ पे एक बार वेक्टर प्रोडक्ट की भी बात कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट तो हम समझ चुके, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो आंसर आता है, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके वैल्यू लिखते हैं उसमें डायरेक्शन भी होती है। सो ये एक स्केलर वैल्यू नहीं होती, ये एक वेक्टर वैल्यू होती है। जो आंसर आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सॉल्व करने के बाद वो एक वेक्टर होता है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। तो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट कहा हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कहा हो, इसका मतलब सेम ही है। तो हमें किन्हीं दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए गए हैं। सो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में उसने स्मॉल ए यूज़ किया है तो आप स्मॉल ए लिखेंगे, अगर वो कैपिटल ए कहता तो हम कैपिटल ए लिखते। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व करना है तो आगे हम ले लेते हैं एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में पहली लाइन में लिखा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी लाइन में लिखे ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स 3, -4 एंड 5। पहली लाइन में लिखे आई कैप जे कैप के कैप, एक डिटर्मिनेंट लेने के बाद आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी लाइन में जो पहले वेक्टर दिया है, ए वेक्टर पहले दिया है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स 3, -4 एंड 5। उसके बाद कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, इसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स -2, फिर 1 एंड फिर -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी फॉर्मूला की हेल्प ले सकेंगे। हम यहाँ पे 2, 3, 1, 2 रूल की हेल्प लेते हैं कि हम इसको 2, 3, 1, 2 रूल से समझने की कोशिश करेंगे। तो 2, 3, 1, 2 रूल क्या है कि इस लाइन को कह दो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस वन इज थर्ड कॉलम। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो हमने सेकेंड कॉलम की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ हैं इसमें वो हमने लिखनी है, तो -4 और 1। फिर थर्ड कॉलम के लिए 5 एंड -3, फर्स्ट के लिए 3 -2 और फिर सेकेंड के लिए -4 एंड 1। ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 2, 3, 1, 2 रूल है, तो 2 है तो उसकी वैल्यूज़ -4 एंड 1, 3 के लिए 5 -3, 1 के लिए 3 -2 और फिर 2 के लिए -4 एंड 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने एरोज़ लगाने हैं। अब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन की तरफ इस तरह से एरोज़ लगा लिए। एरोज़ लगाने के बाद इसको सॉल्व कैसे किया, -4 × -3 -12, फिर माइनस साइन खुद से लगाया, सॉरी -4 × -3 +12, माइनस साइन खुद से लगाया, 1 × 5 इज 5 आई कैप, प्लस 5 × -2 -10, माइनस साइन खुद से लगाया, -3 × 3 -9 बना तो माइनस यहाँ पे पहले से था, +9 जे कैप, फिर 3 × 1 3, माइनस साइन खुद से लगाया, -2 × -4 +8, तो +8 यहाँ पे के कैप। इस स्टेप को दोबारा देखें ज़रा, -4 × -3, पहले
जिस तरह एरो लिखा है उसी तरफ से मल्टीप्लाई शुरू कर देनी है। हम 1 इंटू 5 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने एरो 4 और -4 और -3 का पहले लगाया, तो -4 और -3 को ही मल्टीप्लाई करना है। हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड एरो की तरफ ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अपवर्ड से डाउनवर्ड एरो लगाते हुए -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू -3 बना +12। फिर उसके बाद माइनस साइन खुद से लगाया, 1 इंटू 5 5, और ये सॉल्व करके आगे आई कैप, प्लस का साइन खुद से लगाया, 5 इंटू -2 -10, माइनस का साइन खुद से लगाया, -3 इंटू 3 -9, यहाँ माइनस पहले से था, -9 को जब हम माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो +9 बन गया जे कैप के लिए। और के कैप के लिए 3 इंटू 1 3, माइनस का साइन खुद से लगाया, -2 इंटू -4 इज +8। सो यहाँ माइनस साइन पहले से था, 8 लिखा के कैप। और ये मेरे पास बन गया 7i कैप -j कैप -5 के कैप। और ये आ गया आंसर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। हमने ये शो करना है कि जो दो वेक्टर्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो पैरेलल हैं। सो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, सबसे पहले लिखा आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या हर बार ये ऐसे ही लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप? जी हाँ, हर बार हमने आई कैप जे कैप के कैप ही पहली लाइन में लिखना है। सेकेंड लाइन में ए वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स। ए वेक्टर के लिए 2 -3 एंड -1, और फिर बी वेक्टर के लिए -6 9 एंड 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 3 1 2 रूल से। 2 3 1 2 रूल में पहले सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ लिखी, -3 इंटू 9, फिर थर्ड की -1 इंटू 3, फर्स्ट के लिए 2 -6, सेकंड के लिए -3 इंटू 9। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें लगाने हैं एरोज़। एरोज़ ऊपर से नीचे लगाने हैं कि नीचे के से ऊपर लगाने हैं? एरो सिर्फ ऊपर से नीचे लगाओ, ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, -3 इंटू 3 -9, माइनस का साइन खुद से लगाया, 9 इंटू -1 -9, यहाँ माइनस पहले से था, +9 आई कैप, प्लस का साइन खुद से लगाया, -1 इंटू -6 इज 6, माइनस का साइन खुद से लगाया, 3 इंटू 2 इज 6 जे कैप, प्लस 2 इंटू 9 18, माइनस का साइन खुद से लगाया, -6 इंटू -3 18 के कैप। सो ये बन गया हमारे पास 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसका मतलब क्या है? 0। अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ गया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या मतलब है? ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है हमारे पास? ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या बता रहा था? डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बन गया? ए बी साइन थीटा। अब हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होगी। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। और कौन से साइन की वैल्यू 0 होती है? साइन 0 डिग्रीज की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्रीज। और जब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 0 होगा, तब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होंगे। यही उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था, ये हमने प्रूव कर दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि उनमें एंगल जो है वो 0 डिग्रीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इन दो वेक्टर्स से गिवन है, तो हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। इस केस में हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, फिर आई कैप जे कैप और के कैप की को लिखा, आई कैप जे कैप और के कैप। फिर ए वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़, ए वेक्टर के लिए 3 5, अरे के कैप का कोफिशिएंट तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर हमारे पास के कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो दैट मीन्स इट इज़ 0। बी वेक्टर के लिए -3 7, और यहाँ पे भी के कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी हम 2 3 1 2 रूल करेंगे, 2 3 1 2 रूल। सेकंड 5 7 3 0 0, फर्स्ट रो के लिए 3 -3 एंड सेकंड के लिए 5 7। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद लगाने होते हैं हमें एरोज़ की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। अब 5 × 0 = 0, माइनस का साइन खुद से लगाया, 7 × 0 = 0 आई कैप, प्लस का साइन खुद से लगाया, 0 × -3 0, माइनस का साइन खुद से, 0 × 3 0 जे कैप, प्लस का साइन खुद से, 3 × 7 21, 3 × 7 = 21 एंड माइनस का साइन खुद से लगाया, -3 × 5 = -15, -15 यहाँ पे आके +15 के कैप, -15 यहाँ से आया और माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ था तो माइनस माइनस प्लस बन गए। सो ये हमारे पास बन गया करीबन 5 and 1 6, 2 and 1 3, 36 के कैप। ये हमारे पास वैल्यू आई है ए क्रॉस बी की। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स गिवन है। जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमें जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल वाला क्वेश्चन इससे बाद में करते हैं, अभी हम एडजेसेंट साइड्स वाली बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात हमने पहले भी की है कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिसके केस में हमारे पास जो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं वो हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आ चुका है 36 के कैप, और हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 0², क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 36 के कैप, ये लिख रहे हैं हम। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। तो 36 का अंडर रूट जब हम स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेंगे तो वो 36 स्क्वायर यूनिट्स ही आता है। सो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया 36 स्क्वायर यूनिट्स। ये उस केस में जब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हों। सो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो दो वेक्टर्स गिवन हैं वो पैरेललोग्राम की साइड्स ना रिप्रेजेंट करके वो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारे पास डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है और हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, डिटर्मिनेंट लगाया आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप और D1 वेक्टर में आई कैप के कोफिशिएंट की वैल्यू 2, देन जे कैप वाले में 3 और के कैप वाले में -5, और D2 वेक्टर में 6 5 एंड -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 3 1 2 रूल से। 2 केस में लिखा 3 5, 3 केस में लिखा -5 × -3, 1 में लिखा 2 and 6 एंड सेकेंड में लिखा 3 and 5। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें एरो लगाने होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ। जब हमारे पास एरोज़ लग चुके हैं अब हम क्या करेंगे, 3 × -3,
-9 माइनस साइन खुद से लगाया, 5 इंटू -5 -25 और माइनस यहाँ पे पहले से है तो +25 आई कैप प्लस -5 इंटू 6 ये बना -30 प्लस सॉरी माइनस का साइन खुद से लगाया, -3 इंटू 2 तो ये बना -6 माइनस साइन पहले से था तो ये बना +6 जे कैप प्लस 2 इंटू 5 इज़ 10 माइनस का साइन खुद से लगाया, 6 3 18 के कैप। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सॉल्व करने के बाद। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 16 आई कैप -24 जे कैप -8 के कैप। सो ये हमारे पास वैल्यू आई एरिया, ये हमारे पास वैल्यू आई D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर की। जब डायगोनल्स गिवन हो तब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। D1 वेक्टर और D2 वेक्टर का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हाफ से ऑपरेट करके, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके, और वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना। तो हम अब बात करने वाले हैं D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। वो कैसे बनेगा, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इट्स अंडर रूट। ये हमारे पास D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। ये बनी करीब 896 का अंडर रूट और ये हमारे पास बन गया करीब 29.93 स्क्वायर यूनिट्स। ये है D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर की। और अगर हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर द मैग्नीट्यूड। सो D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा करीबन 14.97 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये हमारे पास वैल्यू बनी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। पिछले क्वेश्चन के साथ इसको ज़रा कंपेयर करते हैं। ये पिछले वाला क्वेश्चन भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे ही फोकस करता था, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे थे। जब वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स के साथ रिप्रेजेंट होंगे तब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें तब हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनना है वो है हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का जिसके बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। डिटर्मिन अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। आज की क्लास में ही हमने समझा है कि जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर की अगर हम बात करें वो एक्स वाई प्लेन में हम मान लीजिए तो जो एन कैप है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो एन कैप है। और जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं तब वो जो वेक्टर है, अगर हम जेड डायरेक्शन की बात कर लें तो जो के कैप यूनिट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे उसने कहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता करो जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने की बजाय हम सिर्फ ऐसा वेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। जब हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम आगे कैप के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2, 1 एंड 1 और बी वेक्टर के 1, -1 एंड 2। अब ये जब वैल्यूज़ हमने लिख ली, अब इनको हमने सॉल्व किया 2, 3, 1, 2 रूल से। 1, -1, 3 में 1 और 2, 1 में 2 और 1 और सेकंड में 1 और -1।
तो अब एरोज लगाने हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये क्या बन गया, 1 इंटू 2 इज़ 2, माइनस का साइन खुद से लगाया, -1 इंटू 1 बना -1, तो माइनस यहाँ पहले से था, +1 आई कैप, प्लस का साइन खुद से लगाया, 1 इंटू 1 मीन्स 1, -2 इंटू 2 मीन्स 4 जे कैप, प्लस 2 इंटू -1 इज़ -2, -1 इंटू 1 इज़ 1 के कैप। सो अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। अब ये हमारे पास वो वेक्टर है, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं सी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है। और ये जो सी वेक्टर है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अब हमने सी वेक्टर पता कर लिया, लेकिन उसने कहा कि वो यूनिट वेक्टर पता करो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास सी वेक्टर है, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको समझने के लिए देखिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है सी वेक्टर, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू डायरेक्शन ऑफ सी। और हमारे पास सी कैप की वैल्यू बन जाएगी सी वेक्टर ओवर सी। सो अब हमारे पास पहले मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर का अंडर रूट। और ये वैल्यू हमारे पास बन गई √27, मतलब 3√3। ये हमारे पास सी की वैल्यू बन गई। तो हमें पता है कि सी कैप जो है वो है मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। यहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड आउट की कि सी कैप इज सी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है, 3√3। अब हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर से जो है वो 3 कॉमन हो रहा है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप ओवर 3√3। 3 से 3 कट गया और हमारे पास बचा 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ये इसका आंसर है। सो आज की वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को समझा और उसके बेसिस पे बहुत ही बेसिक से सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए ताकि हमें ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। आज की वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आपके लिए हायर ऑर्डर क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।